of women wanted him dead. Akku Yadav केस जुलाई 13, 2004 नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमेशा की तरह भीड़ थी। लॉयर्स अपनी फाइल्स लेकर घूम रहे थे, पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पर थे और कोर्ट रूम के एक कोने में बैठा था एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनकर पूरे इलाके में डर फैल जाता था। उसका नाम था अक्कू यादव। उस दिन उसे कोर्ट में नहीं पेश किया जाना था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में ये कोर्ट रूम इंडिया की हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग क्राइम सीन्स में से एक बनने वाला था। कुछ मिनट बाद अचानक कोर्ट रूम के बाहर शोर मचना शुरू हुआ। पहले कुछ औरतें अंदर आई, फिर और देखते ही देखते 100 से ज़्यादा महिलाएं कोर्ट रूम में घुस चुकी थी। पुलिस समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है और फिर सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला गया। जब अफरा तफरी खत्म हुई, अक्कू यादव जिंदा नहीं था। सबसे शॉकिंग बात, जब पुलिस ने पूछा कि उसे किसने मारा, तो एक औरत खड़ी हुई और बोली, मैंने मारा। उसके बाद दूसरी खड़ी हुई, मैंने मारा। फिर तीसरी, फिर चौथी और धीरे धीरे लगभग पूरी भीड़ ने एक ही बात कही, मैंने मारा। आखिर कौन था ये आदमी और लोग उसे इतनी नफरत क्यों करते थे? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है नागपुर के कस्तूरबा नगर में, एक ऐसी जगह जहां लोग सालों तक डर के साए में जी रहे थे। कस्तूरबा नगर कोई अमीर इलाका नहीं था। यहां ज्यादातर लोग मजदूरी करते थे, छोटी नौकरियां, छोटे घर और एक सिंपल जिंदगी। लेकिन इस बस्ती के लोगों के लिए एक नाम ही काफी था उनकी रातों की नींद उड़ाने के लिए, अक्कू यादव। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्कू पर कई तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज के आरोप लगते रहे। उसके खिलाफ मारपीट के केसेस थे, धमकी देने के आरोप थे, वसूली के आरोप थे और सबसे गंभीर आरोप महिलाओं को डराने और उनके साथ हिंसा करने के। बस्ती के कई लोगों का मानना था कि वो कानून से ऊपर था। लोग कहते थे कि उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने का मतलब था और बड़ी मुश्किल को इनवाइट करना। इसी वजह से कई लोग चुप रहते थे, कई लोग डर कर घर बदल देते थे और कई लोग बस यही उम्मीद करते थे कि किसी तरह उनका सामना उससे कभी ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अक्कू सिर्फ एक आदमी नहीं था, लोगों के लिए वो डर का सिंबल बन चुका था। एक ऐसा डर जो सालों तक जमा होता गया, और जब डर जमा होता रहता है तो एक दिन वो गुस्से में बदल जाता है। साल बीत रहे थे और बस्ती के लोगों का भरोसा सिस्टम पर कम होता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि चाहे कितनी भी शिकायतें की जाएं, कुछ बदलने वाला नहीं है। हर बार वो वापस आ जाता, हर बार लोगों का हौसला थोड़ा और टूट जाता। लेकिन एक चीज बदल रही थी, लोग चुप रहना बैंड कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ महिलाएं एक दूसरे से बात करने लगी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए। जो कहानियां सामने आ रही थी वो पूरी बस्ती को हिला देने के लिए काफी थी। पहले लोग अलग अलग डरते थे, अब लोग साथ में गुस्सा होने लगे और शायद इसी दिन से वो चेन रिएक्शन शुरू हुआ जो आखिरकार नागपुर कोर्ट तक पहुंचने वाला था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा, क्योंकि अब तक ये सिर्फ एक क्रिमिनल और एक बस्ती की कहानी थी, लेकिन बहुत जल्द ये पूरे देश की कहानी बनने वाली थी। और जब मीडिया को पता चलेगा कि कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ, तो हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा, क्या ये मर्डर था या फिर इंसाफ? शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स और लोकल रेजिडेंट्स के मुताबिक अक्कू यादव का नाम सालों से कस्तूरबा नगर में डर का दूसरा नाम बन चुका था।
लोग उसके सामने बोलने से डरते थे। बच्चों को शाम होने से पहले घर आ जाने को कहा जाता था। महिलाएं अकेली बाहर निकलने से बचती थी और धीरे धीरे एक पूरा एरिया ऐसे जीने लगा जैसे किसी ने उसकी आज़ादी छीन ली हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि लोगों को लगता था कि उनकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा। जब भी किसी ने हिम्मत करके कंप्लेंट की, उन्हें लगता था कुछ दिन बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। इसी वजह से बस्ती के लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होती गई। सोचो, अगर आप सालों तक डर के साथ जियो, अगर आपको लगे कि कानून आपकी मदद नहीं कर रहा, अगर हर दिन आपको लगे कि आपकी फैमिली सेफ नहीं है, तो एक वक्त के बाद इंसान सोचना शुरू कर देता है कि शायद यूज खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और कस्तूरबा नगर में भी यही हो रहा था। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा उभर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह गुस्सा एक दिन फटने वाला है। 2004 तक सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि पूरे एरिया में अक्कू के नाम पर डिस्कशंस होने लगे। लोग एक दूसरे से पूछते, कब तक ये सब चलेगा, कब तक कोई एक्शन नहीं होगा। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। जुलाई 2004, अक्कू यादव को कोर्ट में पेश किया जाना था। बस्ती के लोगों के लिए यह सिर्फ एक और हियरिंग नहीं थी, ये उनकी सालों की फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन चुकी थी। और इसी हियरिंग के दिन कोर्ट रूम के बाहर कुछ अलग ही माहौल था। बहुत सी महिलाएं वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस को लग रहा था ये बस नॉर्मल पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। और कुछ ही घंटों में पूरा देश इस घटना के बारे में सुनने वाला था। पार्ट 3, कोर्ट रूम में क्या हुआ था। 13 जुलाई 2004, नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुबह से ही कोर्ट रूम के आसपास अनयूजुअल भीड़ जमा होने लगी थी। पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि यह बस एक हाई प्रोफाइल हियरिंग की वजह से है। आखिरकार अक्कू यादव का नाम पूरे एरिया में मशहूर था, लोग उसके बारे में जानते थे, मीडिया भी इंटरेस्टेड थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने वाली है। कोर्ट के अंदर अक्कू बैठा हुआ था। शायद उसके लिए यह एक और नॉर्मल कोर्ट अपीयरेंस थी, एक और हियरिंग, एक और दिन। लेकिन बाहर जो लोग जमा हो रहे थे, उनके लिए यह सिर्फ एक हियरिंग नहीं थी, यह सालों के गुस्से, डर और फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था। धीरे धीरे औरतें कोर्ट रूम में आना शुरू हुई। पहले कुछ, फिर और। कुछ ही वक्त में कोर्ट रूम में महिलाओं की संख्या काफी बढ़ गई। पुलिस को लगा सब नॉर्मल है, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। अचानक कोर्ट रूम में अफरा ताफरी मच गई। लोग चीखने लगे, कुर्सियां हिलने लगी। पुलिस ऑफिसर्स भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। कुछ ही मिनट में कोर्ट रूम पूरी तरह केओस में बदल चुका था। और जब पुलिस सिचुएशन को समझ पाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्कू यादव जमीन पर पड़ा हुआ था। कोर्ट रूम के अंदर सन्नाटा छा गया। जो जगह कानून और न्याय की निशानी मानी जाती है, वहीं एक आदमी की जान चली गई थी। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल्स लगातार इसी स्टोरी को कवर कर रहे थे। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, यह हुआ कैसे? लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्होंने कोर्ट रूम में मौजूद लोगों से पूछा, किसने किया? और जो जवाब मिला, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक महिला आगे आई। उसने कहा, मैंने किया। पुलिस हैरान रह गई, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और महिला खड़ी हुई। मैंने किया। फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और धीरे धीरे डोजन्स ऑफ विमेन ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि जिम्मेदारी उनकी है। पुलिस कंफ्यूज हो गई। आखिर असली जिम्मेदार कौन था? कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? या फिर क्या यह सब जानबूझकर हो रहा था?
इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और तब अथॉरिटीज को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कोर्टरूम इंसिडेंट नहीं था, यह सालों से उबल रहे गुस्से का विस्फोट था। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो चुका था। अगर लोग कानून पर भरोसा करना छोड़ दें तो फिर न्याय का फैसला कौन करेगा? कोर्ट या भीड़? और इसी सवाल ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांध दिया। कुछ लोग कह रहे थे जो हुआ गलत हुआ, जबकि दूसरे लोग कह रहे थे सिस्टम फेल हो गया था। और जब सिस्टम फेल हो जाता है तो लोग खुद फैसला करने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच में न्याय था या फिर एक और जुर्म? यही सवाल इस केस को आज तक कंट्रोवर्शियल बनाता है। क्या यह न्याय था या एक और जुर्म? कोर्ट रूम में जो हुआ था उसकी खबर कुछ ही घंटों में पूरे इंडिया में फैल गई। न्यूज़ चैनल्स लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या किसी क्रिमिनल को इस तरह सजा देना सही है? और इस सवाल का जवाब हर इंसान के पास अलग था। कुछ लोगों के लिए अक्कू यदाव की मौत एक ट्रेजेडी थी। उनका मानना था कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। अगर लोग खुद सजा देने लगें तो फिर कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि यह सब एक दिन होना ही था। उनका कहना था कि जब लोग सालों तक दार के साथ जीते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, जब उन्हें लगता है कि सिस्टम उनकी मदद नहीं कर रहा, तो एक दिन उनका सब्र टूट जाता है। और शायद कस्तूरबा नगर में भी वही हुआ था। पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ गुस्सा। एक तरफ प्रोसीजर, दूसरी तरफ इंसाफ की पुकार। और बीच में था एक सवाल जिसका जवाब आज तक क्लियर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज ने पूरी घटना को समझने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि कोर्टरूम में इतने लोग मौजूद थे कि एग्जैक्ट सीक्वेंस एस्टैब्लिश करना मुश्किल था। और जब बहुत सारे लोग एक ही बात कहने लगे, मेन किया, तो सच तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन इस केस ने सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बताई, इसने एक पूरे सिस्टम के बारे में सवाल खड़े कर दिए। क्या लोगों को सच में कानून पर भरोसा था? क्या अथॉरिटीज उनकी बात सुन रही थी? क्या उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा रही थी? ये सवाल सिर्फ नागपुर के नहीं थे, ये सवाल पूरे देश के थे। आज इतने साल बाद भी जब लोग अक्कू यदाव केस के बारे में बात करते हैं तो डिस्कशन सिर्फ उसकी मौत पर नहीं होती। डिस्कशन उस वजह पर होती है जिसने लोगों को उस पॉइंट तक पहुंचाया। और शायद इसीलिए ये केस आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये हमें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी के सामने खड़ा कर देता है कि जब लोग कानून पर भरोसा खोना शुरू कर देते हैं तो सोसाइटी कितनी डेंजरस डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है, अगर उस दिन कोर्टरूम में मौजूद किसी भी इंसान से पूछा जाता कि वो हीरो है या क्रिमिनल, तो शायद हर किसी का जवाब अलग होता। कुछ कहते हमने इंसाफ किया, कुछ कहते ये गलत था। और शायद इसी वजह से अक्कू यदाव केस का कोई सिंपल आंसर नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट स्टोरी नहीं है, ये ग्रे एरिया की स्टोरी है, जहां कानून, डर, गुस्सा और इंसाफ सब एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जब ये सब टकराते हैं तो नतीजा अक्सर बहुत खतरनाक होता है। आज भी जब नागपुर के इस केस का नाम लिया जाता है, लोग सिर्फ एक आदमी को याद नहीं करते, वो एक सवाल को याद करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। आखिर उस दिन कोर्टरूम में जो हुआ वो न्याय था या फिर एक और जुर्म? फैसला आप खुद कीजिए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डिबेट आज भी जारी है। अगर आपको ये केस शॉकिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी जो सच होने के बाद भी झूठ जैसी लगती है।